आप रजाई में बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे, आपको खूब नींद आएगी। खूब खाना खाने का मन करता है क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपसे जो फूड की डिमांड करेगी। आप खाना ज्यादा खाएंगे, आपको नींद ज्यादा आएगी। तो आपकी सबसे बड़ी जो लड़ाई है अब अगले आने वाले कुछ महीने तक, वो है आपकी नींद से। अब बताओ जरा, पिछली क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ा था? तो काफी दिन हो गए पढ़े हुए, भूल भी गए कि पढ़ा कहां तक। याद है? तो जरा मुझे भी याद दिलाओ फिर, कहां तक पढ़ लिया? अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। चलिए देखिए, एक बार बच्चों अपन ने जितना पढ़ा उसको अपन एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि काफी दिन का गैप हो गया, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो एक बार जरा डायग्राम में देखते जाइए। क्या सार्कोमियर में आपको सेड लाइन दिखाई दे रही है? सेड लाइन देखो, दिख रही है सार्कोमियर में कि नहीं? जो अपन ने एक सार्कोमियर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, जेड लाइन जो है इसके साथ कौन से फिलामेंट अटैच है? थिन की थिक? थिन फिलामेंट, ठीक। थिन फिलामेंट्स के बीच में आपको थिक फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। थिक फिलामेंट के ठीक बीच में एक लाइन होगी जिसका नाम क्या है? एम लाइन। मिल गया? फिर हमने कहा था कि जेड लाइन के दोनों तरफ वो रीजन जहां पे थिक फिलामेंट नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? आई बैंड। फिर हमने कहा कि सार्कोमियर के बीच का वो रीजन जहां पे थिक फिलामेंट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए बैंड। आई बैंड कौन सा था, लाइट वाला कि डार्क वाला? तो लाइट वाले बैंड को हमने कहा आई बैंड, और डार्क वाले बैंड को हमने नाम क्या दिया? ए बैंड। ए बैंड के सेंटर का वो पार्ट जहां पे थिन फिलामेंट एब्सेंट था उसको आपने नाम क्या दिया है? एच जोन। अब आप देखिए, हमने कहा था कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में थिक फिलामेंट के अंदर अपने को दिखाई दिया कि यहां पर पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है मायोसिन। मायोसिन के मोनोमर का नाम क्या होता है? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के अंदर दो पार्ट हमें दिखाई दिए, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। जो लाइट मीरोमायोसिन था वहां अपने को दिखाई दिया टेल मौजूद है, जबकि हैवी मीरोमायोसिन को हमने नाम क्या दिया था? क्रॉस आर्म। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो आपका शॉर्ट आर्म है और दूसरा इसके अंदर हेड है। मायोसिन हेड पे दो तरह की बाइंडिंग साइट है, एक आपको यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट इसकी दिखाई देगी, और दूसरा एक एटीपी बाइंडिंग साइट दिखेगी। एटीपी बाइंडिंग साइट अपने आप में एंजाइम है मायोसिन एटीपेज। थिन फिलामेंट के बारे में हमने कहा कि ये जो थिन फिलामेंट है वो आपका बना होता है तीन प्रोटीन से। पहली प्रोटीन का नाम है एक्टिन। एक्टिन की फॉर्म कितनी? दो। एक को आपने क्या कहा? जी एक्टिन, और दूसरे का नाम क्या है? एफ एक्टिन। इसमें से जो जी एक्टिन है वो मोनोमेरिक फॉर्म थी, ग्लोबुलर एक्टिन है। जब ये पॉलीमराइज हुआ तो अब इससे क्या बना? फाइब्रस या फिलामेंटस एक्टिन बना। ये जो एफ एक्टिन है इसके स्ट्रैंड कितने हैं? यहां पे दो। फिर अपने को दिखाई दिया कि हर एक जी एक्टिन के ऊपर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। फिर हमने कहा कि एफ एक्टिन पर अलोंग द लेंथ दो फिलामेंट रन करते हैं एक और फाइब्रस प्रोटीन के, जिसको हम नाम क्या देते हैं? ट्रोपोमायोसिन। फिर हमने इसके बाद देखा कि रेगुलर इंटरवल पे यहां एक ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जा रही है, जिस ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर तीन सब यूनिट है। इस ग्लोबुलर प्रोटीन का नाम क्या था? ट्रोपोनिन। तीन सब यूनिट में पहली वाली सब यूनिट का नाम क्या था? ट्रोपोनिन आई, दूसरा ट्रोपोनिन टी, और तीसरा ट्रोपोनिन सी। तो ये तीन तरीके के यहां पर हुए। अब अपन ने यहां तक तो देखा कि भाई फिलामेंट्स वगैरह की स्ट्रक्चर में क्या है। अब स्ट्रक्चर के बाद अपने को समझना है मैकेनिज्म के बारे में कि काम करता कैसे। तो यहां पर जब अपन बात करते हैं बेटा अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन जब आप समझेंगे तो इसे समझाने के लिए जो थ्योरी प्रपोज की गई, इस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो जो थ्योरी दी गई है इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको नाम दिया जाता है। तो यहां पर हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसका नाम है
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की समझाती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे, यानी कि मसल की लंबाई कम कैसे होती। अब देखो, जब बात आती है बेटा माइक्रोस्कोप की, तो आपको सबसे कॉमनली जिस माइक्रोस्कोप का नाम आपने सुना है या जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपन सोचते हैं कि एक बार तो कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दर्शन हो, भाई बार बार नाम आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ 1950 के आसपास। उससे पहले ही यानी कि 1945 में, जब तक हमने मसल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो भी हमने सार्कोमियर में सारे फिलामेंट वगैरह पढ़े, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी गई हैं। जब तक ये सारी चीजें देखी नहीं गई थी, उस समय ही दो साइंटिस्ट थे, हक्सले और हक्सले, दोनों ने अलग अलग काम किया था। पहली बात तो समझो, दोनों क्या था कि दोनों के सरनेम हक्सले थे, तो दोनों को अपन बोलते हैं कि हक्सले और हक्सले ने थ्योरी प्रपोज की थी। अब दोनों ही जो साइंटिस्ट थे वो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते थे, एक ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। दोनों की जो लैब थी या दोनों के आप जो ऑफिसेस थे वो भी पास पास में थे। जाहिर सी बात है बायोलॉजी डिपार्टमेंट के रहे होंगे। तो इन दोनों लोगों ने अपने हिसाब से प्रपोज किया कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्या क्या होता होगा। तो अपने हिसाब से जो भी इनके प्रपोजल्स थे, अपने हिसाब से इन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म बना के इसको भेजा एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर। पहली बात, जर्नल होता क्या है? तो जर्नल का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग मैगजीन आती है, वैसे ही साइंस में अलग अलग फील्ड के अपने अलग अलग जर्नल्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि आप मान लो आपने अगर कहीं कोई कविता लिखी, कोई कहानी लिखी, तो आप चाहेंगे ना कि वो पब्लिश हो। तो ऐसे ही इन लोगों ने जो है उसे लिख करके भेजा एक जर्नल के अंदर जिसका नाम था नेचर। नेचर बायोलॉजी के अंदर जब बात आती है रिसर्च की, तो बायोलॉजी में रिसर्च जर्नल्स में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है नेचर जर्नल। नेचर जर्नल की अहमियत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेचर जर्नल में छपा हुआ एक रिसर्च पेपर, केवल एक रिसर्च पेपर, इंडिया में 3 बार की हुई पीएचडी के बराबर वैल्यू रखता है। मतलब एक आदमी जिसने कैसे ही कर करा के नेचर में अपना एक पेपर पब्लिश करा लिया, और एक आदमी जिसने 3 बार पीएचडी करी हो इंडिया में, दोनों की जो अहमियत है या दोनों की जो अपन कहें कि स्टेटस होगा वो बराबर का है। तो नेचर जर्नल में दोनों लोगों ने भेजा। अब जनरल में क्या है कि जब भी जनरल के पास जाता है तो जनरल की अपनी एक कमेटी होती है, पीयर कमेटी। तो वो उस पीयर कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजती है, तो रिव्यू के लिए गए होंगे, और उसके बाद दोनों के जो आर्टिकल्स थे वो समझ में आए कि हाँ भाई ओरिजिनल वर्क है। नेचर के लिए मेन ये है कि ओरिजिनल होना चाहिए, और दूसरा है कि उन्हें लगे कि हाँ भाई काम इस लेवल का है कि इसको पब्लिश किया जा सकता है। तो साहब दोनों के जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। जब पब्लिश होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि उस जर्नल की एक कॉपी आती है। जब आपका पेपर पब्लिश होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आपके पास आती है। तो जब कॉपी आई तो इसका मतलब इनका पेपर पब्लिश हो गया। अब इन्होंने क्या है कि पहले अपना पेपर देखा साहब कि कहानी क्या है, छपा क्या, क्या लिखा, कैसा हुआ। तो ठीक है साहब, अपना पेपर देखा। अब जाहिर सी बात है कि अगर बायोलॉजी के वर्ल्ड से इनको जागरूक रहना है, चीजों को जानना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये भी पता करें कि आसपास के और लोग क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में लोग काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपन मैगजीन में मान लो अपनी अगर कोई कहानी छपी, तो ऐसा थोड़ी बस उसी को पढ़ के छोड़ देंगे, हम और भी पलटेंगे। जब इन लोगों ने इधर उधर देखा, तो देख करके फिर इन्हें पता चला कि अरे ये तो पड़ोस वाले जो हक्सले साहब है उनका पेपर भी छपा है, तो अच्छा ठीक है उसको भी देखा जाए। तो पता चला ले ये तो सेम है। तो क्या हुआ कि दो अलग अलग साइंटिस्ट, दोनों के नाम अलग थे, सरनेम सेम था हक्सले, दोनों ने सेम ईयर में, सेम मंथ में सिमिलर काम करके, पर अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से, कुछ कुछ डिफरेंसेस थी, उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च वर्क करके उस चीज को भेजा, और भेजने के बाद ही पब्लिश हुआ। तो वो जो थ्योरी है उस थ्योरी का ही नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारी कहती क्या है, उसको समझने से पहले अपने को कुछ एक टर्म समझ में आनी चाहिए। पहली टर्म हम बेटा समझेंगे मोटर यूनिट। तो पहली एक टर्म अपन समझ रहे हैं यहां पे मोटर यूनिट। देखो, हम जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन जनरेट कौन करेगा? सीएनएस। सीएनएस का ही काम है। अब जो सीएनएस है, यहां से एक न्यूरॉन है, ठीक, ये न्यूरॉन का अपन मान लेते हैं साइटोन, ये इसका एक्सॉन वाला पार्ट हुआ। अब ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन ने जाकर के क्या हुआ कि
एक तो अपन मान लेते हैं कि ये एक मसल है जिसको जाकर के इन्होंने इंफॉर्मेशन दी इसने, और एक और मसल है जिसको जाकर के यहां पर इसने इंफॉर्मेशन दी। ठीक, तो अब हम क्या कहेंगे, तो अपन कहते हैं कि एक एक्सॉन और उससे जितने मसल फाइबर्स को इंफॉर्मेशन मिली उन सबको मिला करके अपन क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं। तो मोटर यूनिट का मतलब क्या हुआ, तो अपन कहेंगे वन मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन है, इंफॉर्मेशन कहां से लेकर के आ रहा है बेटा, सीएनएस से, एंड मसल्स सप्लाइड बाय इट, और ये जितनी मसल्स को सप्लाई करे वो सारी मसल्स। तो एक मोटर न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन से जितनी भी मसल्स को सप्लाई जाती है उन सबको मिला करके अपन क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बात समझना, ये भले ही दो अलग अलग मसल्स हैं, पर जब भी इस एक्सॉन के पास कोई इंपल्स आएगी, एक्सॉन के पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी, तो उस इंफॉर्मेशन की वजह से इन दोनों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि दोनों मसल्स एक यूनिट के फॉर्म में काम करेंगे, दोनों मसल एक साथ मिलकर के काम करेंगे। जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो अपन ने कहा था कि अगर इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ जाती है तो सेंसरी कहा जाएगा, और अगर इंफॉर्मेशन सीएनएस से आ रही है तो हम क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मोटर यूनिट बनाते हैं। तो एक मोटर न्यूरॉन और उस मोटर न्यूरॉन ने जितनी मसल्स को सप्लाई किया उन मसल्स को मिला करके अपन कलेक्टिवली नाम क्या देते हैं, मोटर यूनिट कहा जाता है। अब मोटर यूनिट के बाद फिर आपके पास एक टर्म आती है जो आप कहते हैं मोटर एंड प्लेट, या आप इसको नाम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मोटर एंड प्लेट का बेटा दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब देखो, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं तो हमें अब यहां पर साइनेप्स वगैरह समझ में आते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से समझ में आता है कि यहां पर नर्वस सिस्टम और मसल्स दोनों आपस में आकर के जुड़ेंगे। तो अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या जो है मोटर एंड प्लेट क्या होती है, तो अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट को अपन अगर समझें तो अब देखो, यही वाला जो है, ये जो एक्सॉन एंडिंग थी, ये एक्सॉन एंडिंग यहां आ गई, और ये वाली जो हमारी मसल थी जिसको हमने ग्रीन कलर से बनाया था, वो ग्रीन कलर से बनी हुई मसल यहां आ गई। तो ये मसल है। अब जो मसल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा। मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको हमने कहा कि ये हो गई सब सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के बाद अब आप देखो दोनों के बीच में यह एक गैप है, और ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो दिस वन इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इससे पहले अगर अपन देखें तो यहां पर ये आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो ये हो गई हमारी बेटा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हुई। तो ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और जहां पर जो सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा एक्चुअली क्या है, आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हुई ना। सार्कोलेमा क्या हो गई, आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। तो ये तीनों चीजों को अगर अपन मिला दें तो मिला करके इनको कलेक्टिवली जो नाम दिया जाता है, आप इसको, ये क्लेफ्ट और ये प्री पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों को अगर अपन मिला देते हैं तो इन तीनों को मिला करके ही इसे नाम क्या दिया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम दिया जाता है। मतलब दोनों चीजों में अंतर समझना। अगर आप देखेंगे एक मोटर यूनिट में क्या एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, नहीं। एक मोटर यूनिट में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नंबर यहां हमें कम से कम कितना दिख रहा है, 2। जब आप बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, तब आप किसकी बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि यहां पर जब एक एक्सॉन एंडिंग जाकर के एक मसल के साथ जुड़ती है तो इसके जुड़ने पर यहां जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, या इसे क्या कहा जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेसिक सा फंडा ये है कि यहां पर क्या होगा कि इधर रिसेप्टर मौजूद होंगे। भाई जो सार्कोलेमा है, इस सार्कोलेमा पर क्या रहेगा, रिसेप्टर्स। इधर क्या होगा कि जो आपका प्री साइनेप्टिक नॉब है, इस प्री साइनेप्टिक नॉब के पास साइनेप्टिक वेसाइकल्स मौजूद है जिनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज होने वाला है, ये जाकर के बाइंड करेगा कहां पर, रिसेप्टर्स पर।
और जब ये रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो रिजल्टेंट सार्कोलेमा के अंदर कुछ चेंज आएंगे और मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो जहां पर न्यूरॉन और मसल आपस में जाकर के जुड़े उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब इसे मोटर एंड प्लेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखो, जो मोटर इंफॉर्मेशन है, ये मोटर इंफॉर्मेशन बेटा यहां से चलना शुरू हुई, मोटर इंफॉर्मेशन यहां आई, यहां आई और यहां आकर के ये मोटर इंफॉर्मेशन अब खत्म हो गई। तो मोटर एंड प्लेट क्यों कहा? क्योंकि यहां पर आकर के मोटर इंफॉर्मेशन अब खत्म हो गई। अब इसके बाद मसल्स को अपना काम करना है। तो क्या अपने को मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट, ये दो बातें अलग अलग समझ में आती हैं? एक मोटर यूनिट में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नंबर हो सकता है कि एक हो और हो सकता है कि एक से ज्यादा हो। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? मोटर एंड प्लेट। और मोटर यूनिट किसे कहा जाता है? तो मोटर यूनिट कहने के लिए आपने क्या कहा कि एक मोटर न्यूरॉन होना चाहिए और एक मोटर न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड जो मसल्स हैं इनको मिला करके आप नाम क्या देंगे? एक मोटर यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये सारे एक यूनिट के फॉर्म में काम करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रेक्शन करने वाले हैं, इसलिए आपने इसे क्या कहा है? मोटर यूनिट नाम दिया है। तो एक बार इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। आप रजाई में बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे, आपको खूब नींद आएगी। खूब खाना खाने का मन करता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपसे जो फूड की डिमांड करेगी। आप खाना ज्यादा खाएंगे, आपको नींद ज्यादा आएगी। तो आपकी सबसे बड़ी जो लड़ाई है अब अगले आने वाले कुछ महीने तक, वो है आपकी नींद से। कि आपको खुद को नींद से बचाए रखना है और अपने जो पढ़ाई पे फोकस बनाए रखना है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना, ये अच्छा खासा गैप ला देता है। अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली अगर वर्कआउट या मेहनत करता रहा और दूसरे बच्चे ने जो है थोड़ी सी अगर ढिलाई दी, तो दोनों में अच्छा खासा गैप आता आता है फिर। तो इसलिए अपने को इस चीज को ध्यान रखना है कि अब जो सर्दियां हैं, अब से लेकर के लगभग आप मान लो जनवरी तक अब आपकी कोई छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होने वाली। तो अब आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है बढ़िया से। लिखा? आगे बढ़े, चलिए। देखो, अब अपने को समझना है कि पूरा ही मसल कॉन्ट्रेक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर बेटा क्या हुआ कि एक मोटर इंपल्स आई, ये एक्सॉन एंडिंग हुई। ये जब मोटर इंपल्स आई तो इसकी वजह से यहां एक्सॉन एंडिंग पर क्या भरा हुआ था? न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद थी। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर। फिर अपन ने कहा था कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या हुआ? ये पूरी स्ट्रक्चर मिला के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हुई। यहां पर सबसे पहले एक साइनेप्टिक वेसिकल या कुछ एक साइनेप्टिक वेसिकल्स जाकर के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई। जब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई तो इसकी वजह से अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका रिलीज कहां हुआ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हुआ। जब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे रिलीज हुआ तो यहां सार्कोलेमा के पास मौजूद थे रिसेप्टर्स। किसके लिए बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो सार्कोलेमा के पास अब यहां रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो किसके रिसेप्टर हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के आपका बाइंड किससे करके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो आप साइनेप्स वाली कहानी याद करो। जैसे वहां पे हुआ था कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया था, वैसे ही यहां पर अब क्या होगा? सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अगर आप सार्कोलेमा को देखें तो ये सार्कोलेमा सीधी नहीं है। इस सार्कोलेमा में अंदर की तरफ कई सारी इनवर्ट ग्रोथ पाई जा रही है। जो अंदर की तरफ इनवर्ट ग्रोथ है, इनको हम नाम देते हैं बेटा टी ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है इनको? टी ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो ये जो टी ट्यूब्यूल है, यहां पे टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स। अगर आप इस मसल की लंबाई देखें तो मसल की लंबाई इस वाले एक्सिस में है और जो ट्यूब्यूल पाई जा रही है वो इधर की तरफ है, तो इसीलिए ट्यूब्यूल्स को आपने क्या कहा है? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहा। तो देखो अभी तक हुआ क्या? सबसे पहले जो काम हुआ वो ये है कि यहां पर बेटा एक मोटर इंपल्स आया और ये जो मोटर इंपल्स है ये कहां पर पहुंचा? तो ये जाकर के पहुंचा आपका एक्सॉन एंडिंग पर।
तो मोटर इंपल्स जाकर के आपका पहुंच जाता है एक्सॉन एंडिंग पर। जब ये मोटर इंपल्स एक्सॉन एंडिंग पर पहुंचा तो इसकी वजह से देयर वाज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में हमने कहा था सबसे कॉमन कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। तो इसका नाम ले लेते हैं। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। कहां पर रिलीज हुआ, तो अपन ने कहा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, या अपन कहें कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये आगे चल करके बेटा बाइंड किससे करने वाला है, तो अपन ने कहा कि एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर्स। और एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स बेटा कहां पर पाए जा रहे हैं, तो रिसेप्टर्स पाए जा रहे थे सार्कोलेमा पर। तो सार्कोलेमा पर जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के साथ जाकर के बाइंड कौन कर जाता है, एसिटाइल कोलिन बाइंड करके। जब एसिटाइल कोलिन ने जाकर के बाइंड किया अपने रिसेप्टर्स के साथ, तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की वजह से यहां पर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा। तो यहां बेटा हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा। यहां तक की कहानी मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं केमिकल साइनेप्स कैसे काम करता है। तो यहां सार्कोलेमा में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ। अब देखो सार्कोलेमा में जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, तो सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन होते ही यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने कहा था कि इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम को स्टोर करके अपने पास रखता है। यहां पर जैसे ही ये डीपोलराइजेशन हुआ, तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से अब ये कैल्शियम निकल करके कहां जाएगा, सार्कोप्लाज्म में। यानी कि मसल के लेवल पर सबसे पहला जो काम हुआ वो हुआ कि सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हुआ। सार्कोलेमा के डीपोलराइजेशन की वजह से ओपन कौन हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, और कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने से कैल्शियम कहां गया, सार्कोप्लाज्म में। तो बताओ अब सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। तो यहां सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हुआ, और इसकी वजह से देयर वाज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स एट सार्कोलेमा या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कैल्शियम चैनल थे ये बेटा क्या हुआ, ओपन हो गए। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से अब यहां पे क्या हुआ कि कैल्शियम लेवल्स इन सार्कोप्लाज्म ये अब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का जो लेवल है वो कई गुना बढ़ जाता है। पहले जितना रहेगा उसके कंपैरिजन में लगभग अपन कहते हैं कि 10 फोल्ड तक बढ़ जाता है। तो यहां पे कैल्शियम किसके पास आ गया, सार्कोप्लाज्म के पास आया। फिर वापस से देखो कैसे आया। सबसे पहले इधर क्या आया बताओ जरा, मोटर इंपल्स। मोटर इंपल्स की वजह से सिनेप्टिक वेसिकल किसके साथ फ्यूज हुई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। इससे क्या रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन। बाइंड किसके साथ किया, रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने से सार्कोलेमा का क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। जब सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हुआ तो इसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ओपन क्या हुआ, कैल्शियम चैनल। कैल्शियम कहां गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में। और सार्कोप्लाज्म के अंदर अब कैल्शियम लेवल पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया। तो पहला काम कि हमें मसल कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए जिस आयन की जरूरत होती है वो आयन अपने पास कौन है बेटा, कैल्शियम। तो कैल्शियम आपसे जब भी पूछा जाएगा कि आएगा कहां से, तो आपका आंसर क्या होगा कि कैल्शियम आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये कैल्शियम लेवल जैसे ही बढ़ा, तो अब आप प्रोटीन से ले जाकर के आप कोरिलेट करें। देखो कैल्शियम के साथ बाइंड करने वाली प्रोटीन कौन थी, कैल्शियम के साथ हमने जितनी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स पढ़ी उनमें से कौन सी प्रोटीन थी जो कैल्शियम से बाइंड कर रही थी, बताओ कौन सी प्रोटीन थी जो कैल्शियम से बाइंड करती थी।
ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन में कौन? ट्रोपोनिन सी। तो अब क्या हुआ कि जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम जाकर के बेटा बाइंड कर जाता है किसके साथ? ट्रोपोनिन सी के साथ। तो कैल्शियम ने जाकर के बाइंड किया ट्रोपोनिन सी के साथ। इसकी वजह से अब क्या होता है कि देयर विल बी, या अपन ऐसे लेते हैं इसे कि देयर विल बी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ। अब यहां पर क्या होगा? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ, किस किस की स्ट्रक्चर चेंज होगी? तो अब बेटा स्ट्रक्चर चेंज हुई एक तरफ तो ट्रोपोनिन आई की और ट्रोपोनिन टी की। तो देखो ट्रोपोनिन आई की स्ट्रक्चर बदली और ट्रोपोनिन टी की स्ट्रक्चर बदल गई। अब ये जो ट्रोपोनिन आई था, इसका काम क्या था? मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनिबिट कर रहा था। यानी कि अगर इसकी स्ट्रक्चर नॉर्मल होती तो ये मसल कॉन्ट्रेक्शन को क्या करता? इनहिबिट। पर अब इसकी स्ट्रक्चर बदल चुकी है, तो स्ट्रक्चर बदलने के बाद क्या ये मसल कॉन्ट्रेक्शन को फर्दर इनहिबिट कर पाएगा? नहीं। यानी कि अपन अगर कहें कि नाउ इट कैन नॉट इनहिबिट मसल कॉन्ट्रेक्शन। अब ये बेटा मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट नहीं कर सकता। तो अब ये मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट करना अभी तक काम किसका था? ट्रोपोनिन आई का। अब ये जो ट्रोपोनिन आई है, इसकी स्ट्रक्चर बदल गई है, तो अब ये मसल कॉन्ट्रेक्शन को फर्दर इनहिबिट नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जो ट्रोपोनिन टी था, वो हेल्प किसे कर रहा था बेटा? ट्रोपोमाइसिन को किसके साथ बाइंड करने में? एक्टिन के साथ बाइंड करने में। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रोपोमायोसिन है, दिस ट्रोपोमायोसिन सेपरेट्स फ्रॉम एक्टिन। अब ट्रोपोमाइसिन क्या हो गया? ये सेपरेट हो गया एक्टिन से। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी की एक लाइन है जहां एनसीईआरटी कहती है कि एट रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। जबकि एक्चुअली होता यह है कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन मिलकर के एक बायोकेमिकल शीथ बनाते हैं, और ये बायोकेमिकल शीथ एक्टिव साइट को मास्क कर रही होती है। तो यहां पे जब अगर ट्रोपोमाइसिन यहां से सेपरेट हुआ, तो ट्रोपोमाइसिन के सेपरेट होने से नाउ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, और एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का मतलब क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो दीज आर एक्सपोज्ड। अब ये क्या हो गया? अभी तक जो मास्क थे, अब ये मास्क नहीं रहे। अब ये कैसे हो गए हैं? एक्सपोज हो गए, यानी कि अब ये ओपन हो गए हैं। यहां आकर के अब मायोसिन बाइंड कर सकता है। तो यहां तक तो जितना चेंज आया, वो अगर अपन देखें तो केवल और केवल किसके अंदर आया है? थिन फिलामेंट के अंदर चेंज आया। तो एक बार यहां थिन फिलामेंट तक का चेंज लिखो, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं थिक फिलामेंट कैसे चेंज होता है। यहां पे चाहे तो बेटा अपन इसका डीपोलराइजेशन भी दिखा सकते हैं कि बाहर की तरफ अब चार्ज कैसा होने वाला है? नेगेटिव, और अंदर की तरफ अब चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेटा जो थिक फिलामेंट है वहां चेंज कहां आते हैं। थिन फिलामेंट में तो कुल मिला के मोटा मोटी अपन ने बात इतनी की कि भाई जो कैल्शियम आएगा उसका काम सिर्फ इतना होता है कि एक्टिन के पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उनको एक्सपोज कर दे या उनको खोल दे। जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तब मायोसिन जाकर के एक्टिन के साथ बाइंड कर पाएगा। अब हमें देखना है कि थिक फिलामेंट में कहा क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि थिक फिलामेंट में मायोसिन था। मायोसिन के मोनोमर का नाम क्या था? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के हेड पर दो साइट पाई जा रही थी, एक थी एटीपी बाइंडिंग साइट और एक थी एक्टिन बाइंडिंग साइट। अभी अगर आप देखें तो यहां सबसे पहला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि अभी यहां पर एटीपी कहां पर मौजूद है बेटा? मायोसिन हेड में है। तो अभी मायोसिन हेड के अंदर क्या मौजूद है? एटीपी प्रेजेंट है। तो अभी यहां पर मायोसिन हेड के अंदर पाया जा रहा है एटीपी। तो मायोसिन हेड में अभी ये मौजूद है एटीपी। क्या इस टाइम पर ये जो अपने को पतला येलो वाला दिख रहा है वो अपना थिन फिलामेंट है? क्या अभी थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ने आपस में बाइंडिंग की है?
नहीं। क्या मायोसिन अभी एक्टिन के साथ बाइंडेड है? नहीं। यानी कि अपन ने कहा कि अभी जो मायोसिन है, दिस मायोसिन इज सेपरेट फ्रॉम एक्टिन। मायोसिन क्या है? अभी ये बेटा सेपरेट है, और सेपरेट किससे है? एक्टिन से सेपरेट है। यानी कि अभी ये दोनों अलग अलग जगह पर पाए जा रहे हैं। ये इधर की तरफ, ये मैंने आपको यहाँ पे जेड लाइन दिखाने की कोशिश की है कि जेड लाइन हमारी इधर की तरफ है। तो ये वाली जो पोजीशन है वो आपकी इंडिकेट कर रही है जेड लाइन को। अब आप देखिए यहां पे अब सबसे पहला काम क्या हुआ कि इधर आप पहले डायग्राम में अगर नोटिस करो तो एटीपी है, और दूसरे डायग्राम में देखो क्या है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। यानी कि यहां से यहां आने में क्या हुआ? एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो उससे क्या निकला? एनर्जी। एनर्जी के निकलने की वजह से अब यहां पर अगर आप देखें तो इस वाले डायग्राम में जो मायोसिन हेड था वो थिन फिलामेंट से अलग था। अगले वाले डायग्राम के अंदर मायोसिन हेड जाकर के बाइंड किससे कर जाता है? थिन फिलामेंट के साथ। तो अपन ने कहा इसमें कि ड्यू टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस, अब एटीपी का क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस हुआ। जो मायोसिन हेड है इट बाइंड्स टू एक्टिन। मायोसिन हेड ने बेटा किसके साथ बाइंड कर लिया? एक्टिन के साथ बाइंड किया। जब मायोसिन हेड ने एक्टिन के साथ बाइंड किया तो अब तक आप देखो तो ये वाला फिलामेंट और ये वाला फिलामेंट अलग अलग थे। अब ये फिलामेंट इसके साथ जुड़ गया। जब ये जुड़ा तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहा जाता है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी अगर तुमसे कहा जाएगा कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मायोसिन हेड पर एटीपी के हाइड्रोलाइसिस की वजह से मायोसिन हेड जाकर के एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है। अब जो स्ट्रक्चर बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए आपको जरूरत किसकी होती है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस की जरूरत पड़ी। तो पहले ये दो डायग्राम समझ में आई। अब देखिए अगला, अगर इन दोनों डायग्राम्स में आप अगर नोटिस करें तो यहां पर देखो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां भी है। भाई ऊपर वाले डायग्राम के अंदर भी अगर आप देखें तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही है ना। नीचे वाले में भी देखो तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां भी है। यहां पर अगर आप देखो तो जेड लाइन की पोजीशन ये है। यहां अगर आप देखें इसके ठीक नीचे की पोजीशन यहां होनी थी, जबकि जेड लाइन कहां गई? इधर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ आई। जेड लाइन कहां आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। अब जो जेड लाइन यहां अंदर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मायोसिन अभी तक आपका ऐसा करके था, अब यही मायोसिन देखो बेटा घूम के ऐसा हो गया ना। यानी कि मायोसिन ने क्या किया? एक्टिन को पकड़ के अंदर की तरफ खींचा। मायोसिन ने क्या किया? एक्टिन को पकड़ करके अंदर की तरफ खींचा है। तो यहां पर अब जो कुछ हो रहा है इसको अपन बोलते हैं बेटा स्लाइडिंग या रोटेशन कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग या रोटेशन नाम दिया जाता है। तो इस वाली प्रोसेस को कहा जाता है स्लाइडिंग या रोटेशन। स्लाइडिंग या रोटेशन के अंदर क्या होगा कि यहां पर जो थिन फिलामेंट है is pulled toward center of sarcomere, और इसे खींच कौन रहा है? तो सेंटर ऑफ सार्कोमियर की तरफ खींचा किसने? मायोसिन ने। तो सेंटर ऑफ सार्कोमियर की तरफ इसको खींचने का काम किसने किया है बेटा? मायोसिन ने। तो मायोसिन ने यहां पर क्या किया कि जो थिन फिलामेंट है उसको सेंटर ऑफ सार्कोमियर की तरफ खींचा। तो सेंटर ऑफ सार्कोमियर की तरफ खींचना ये काम क्या कहा गया? स्लाइडिंग या रोटेशन। यानी कि जब भी तुमसे कहा जाएगा कि एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या होता है तो तुम्हारे आंसर होंगे दो। पहला तो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस की वजह से ही एक्टिन और मायोसिन आपस में जाकर के बाइंड करते हैं। जब ये एक्टिन और मायोसिन बेटा आपस में जाकर के बाइंड कर जाते हैं तो बाइंड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, इस प्रोडक्ट को अपन कई बार नाम देते हैं एक्टोमायोसिन। क्या कहा जाता है? एक्टोमायोसिन नाम देते हैं। यानी कि एक्टिन और मायोसिन अगर आपस में जुड़ गए
तो जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसको आपने क्या कहा, एक्टोमायोसिन कहा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रोसेस क्या होती है। तो अब अगर आप देखो तो यहां पे और यहां, अब ये दोनों चीजें आपको लगभग सेम लग रही हैं। ये दोनों चीजें क्या है, सेम। दोनों में एक अंतर है। अंतर ये है कि यहां तक क्या हो रहा था, इसे अंदर खींचा जा रहा था, ये अंदर की तरफ खींच रहा था। जैसे मान लो मैंने अपने हाथ से किसी रस्सी को पकड़ा, और रस्सी को पकड़ा तो मेरा ये हाथ क्या हो गया, मायोसिन हेड है। रस्सी क्या हो गई, एक्टिन है। मैंने उसे क्या किया, ताकत लगा के यहां अंदर की तरफ खींचा। ये वाली प्रोसेस क्या कहेगी, स्लाइडिंग या रोटेशन। पर यहां तक आने के बाद अब मैं इस हाथ से ताकत लगाना बंद कर दूंगा ना, क्योंकि भाई इससे आगे ताकत लगाने कोई मतलब तो रह नहीं जाता। तो अब हमने यहां पर क्या कहा कि यहां पर आकर के नाउ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट्स फ्रॉम मायोसिन हेड। देखो दोनों में अंतर दिखा ना, मायोसिन हेड से अब बेटा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब बाहर निकले, एंड स्लाइडिंग और रोटेशन स्टॉप्स। यानी कि अब क्या हुआ कि जो मायोसिन है इज इन रिलैक्स्ड पोजीशन। तो मायोसिन है किसके अंदर आ गया बेटा, रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर आ गया। अब मायोसिन ने इसको आगे खींचना बंद कर दिया। पर अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पे कहानी है कुछ ऐसी कि जैसे मान लो एक थिक फिलामेंट ये है, ये बेटा एक थिक फिलामेंट हुआ, थिक फिलामेंट के बीच में ये हो गई एम लाइन, ये इधर की तरफ जेड लाइन है, और यहां पर एक थिन फिलामेंट ये हो गया, और ऐसे ही एक थिन फिलामेंट आपका यहां हो गया, एक और थिन फिलामेंट यहां है। मतलब ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है ये एक दूसरे के चारों तरफ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, लगभग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सारी चीजें अंदर भरी हुई हैं। तो अब यहां पर हुआ ये, देखना ये बेटा मायोसिन हेड था, ठीक। ये मायोसिन हेड ने जाकर के एक्टिन के साथ बाइंड किया। एक्टिन के साथ बाइंड करने के बाद अब इसने स्लाइडिंग या रोटेशन में किधर गया, इधर की तरफ, अंदर की तरफ गया ना। इसने क्या किया, इधर की जेड लाइन को अंदर खींचा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक मायोसिन हेड ये था, इसने जाकर के एक्टिन के साथ बाइंड किया, और एक्टिन के साथ बाइंड करने के बाद स्लाइडिंग या रोटेशन के अंदर इसको भी अंदर की तरफ खींचा। पर केवल एक मायोसिन हेड कितना मूवमेंट कर पाएगा। अब अगर आपको ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि अब ये मायोसिन हेड यहां से सेपरेट हो, फिर किसी एक्टिन के साथ बाइंड करे, और फिर उसको अंदर की तरफ खींचे। मतलब यहां पर क्या होना है, जेड लाइन को अंदर की तरफ लेकर के आना है। तो मतलब जेड लाइन एक बार में यहां से यहां नहीं आएगी, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। और हर बार आपको जरूरत पड़ेगी कि जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ जाकर के बाइंड करे और फिर सेपरेट हो, फिर से बाइंड करे, स्लाइडिंग या रोटेशन कराए, फिर से सेपरेट हो। तो यहां पर अब आकर के क्या हुआ कि न्यू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन हेड। अब नई एटीपी ने आकर के बाइंड किसके साथ किया, मायोसिन हेड के साथ। एंड नाउ myosin separates from एक्टिन। अब मायोसिन बेटा किससे सेपरेट हो गया, एक्टिन से सेपरेट हो गया। अब देखिए यहां तक जो ये पूरी कहानी चली, यही कहानी अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां के बाद ये घूम करके अगर यहां से फिर चालू हो जाए तो क्या हुआ कि अब यही काम बार बार चलता रहे, यही काम बार बार होगा। अब इस कहानी को आसानी से समझने और अपने दिमाग में फिट करने के लिए एक आसान सा एग्जांपल। अपन ने देखा है कि गांव में कुएं में से पानी निकालना होता है कई बार, ठीक, बाल्टी से। तो क्या करते हैं, बाल्टी में रस्सी बांधी, ठीक, फिर उसको हम क्या करते हैं, हम कुएं से हम रस्सी को खींचते हैं, ठीक। पहले उस पर क्या किया, व्हील पे लपेटा, व्हील पे लपेटने के बाद अपन खींचेंगे। तो अभी मैं मान लेता हूं कि वो जो रस्सी है वो रस्सी अपना एक्टिन फिलामेंट है, डन।
मेरे जो हाथ है ये मायोसिन हेड है, एक मायोसिन हेड ये है, दूसरा मायोसिन हेड ये है। अब क्या हुआ कि अगर मैं चाहूं कि मैं एक बार मायोसिन को एक्टिन से बाइंड कराऊं और एक बार स्लाइडिंग या रोटेशन करा दूं, तो क्या वो बाल्टी निकल के बाहर आ जाएगी? नहीं, यही काम बार बार रिपीट करना है ना। तो मुझे बताना क्या क्या हो रहा है। अभी मेरा ये हाथ ऐसे है, यहां पे अभी एटीपी मौजूद है, तो अगर मैं चाहूं कि हाथ ऐसे रहे और मैं रस्सी को पकड़ लूं तो क्या ये संभव है? नहीं। क्या अभी मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड कर सकता है? नो। पहले क्या हो, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस, एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ, मायोसिन हेड की स्ट्रक्चर चेंज हुई, जाकर के पकड़ा, मतलब हाथ ऐसे से ऐसे हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ। एटीपी हाइड्रोलाइसिस और क्या करा रहा था, स्लाइडिंग या रोटेशन कराता था, यानी कि हाथ कैसे आना चाहिए, ऐसे। तो अब देखो यहां बताओ क्या मौजूद है, अब एडीपी, यहां पे एडीपी। अब केवल इतना होने भर से ऐसा तो है नहीं कि रस्सी वो बाल्टी जो है बाहर आ जाएगी, नहीं आएगी ना। अब बाल्टी को हमें लाना है बाहर, तो बाल्टी को बाहर कैसे लेकर के आएंगे, तो अब उसके लिए क्या हो, ये दूसरा मायोसिन हेड, इस मायोसिन हेड ने इसके अंदर एटीपी, अब क्या बचा, एडीपी। ठीक, अब यहां इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अब क्या हुआ, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर, जैसे ही बाहर गया तो फर्दर इस हाथ से खींचना बंद, एक नया एटीपी आकर के जुड़ा, यह हाथ वापस ऐसे हो गया। मीनवाइल इस वाले हाथ के अंदर क्या हुआ, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो चुका था, हाइड्रोलाइसिस अब यहां क्या कराएगा, स्लाइडिंग या रोटेशन। अब इस वाले हाथ में जो एटीपी थी वो कन्वर्ट किस में हुई, एडीपी। फिर क्या हुआ, इधर इसके अंदर से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गया बाहर, फिर एक नया एटीपी आकर के जुड़ा, जैसे ही नया एटीपी आकर के जुड़ा ये ऐसे, और बीच में यहां पर क्या हुआ, ये वाला हाथ ऐसे करके हुआ। तो फिर से एक बात ध्यान देना, मेरे इस वाले हाथ के बारे में, बस इसके बारे में बताना है आपको। अभी बताओ इसमें क्या है, अब 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 खींचना बंद किया, अब एडीपी बाहर, एडीपी कहां गया, बाहर। फिर इसके बाद ऐसे किया तो एटीपी आ गया, जब एटीपी आकर के बाइंड करेगा तो एटीपी के बाइंड करते ही जो मायोसिन हेड है वो किससे सेपरेट हो जाता है, एक्टिन से। और यहां पे क्या हुआ कि यही जो कहानी है ये बार बार करके इस हाथ से फिर इस वाले हाथ से बार बार जब रिपीट की जाएगी, तो बार बार रिपीट करने पर जो जेड लाइन है वो कहां जाएगी, अंदर की तरफ। जेड लाइंस कहां आने लगेंगी, अंदर की तरफ आने लगेगी। अब जब ये पूरी कहानी होगी तो इस पूरी कहानी के अंदर कौन कौन से फिलामेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन चीजों को अपने को देखना है। सबसे पहली बात जो अपने को याद रखनी है कि नन ऑफ द फिलामेंट शॉर्ट है, कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होता। मतलब कभी भी कोई स्टेटमेंट आपसे कहता है कि थिन फिलामेंट की लंबाई घटी, थिक की लंबाई घटी, कुछ नहीं। हमने इस पूरी कहानी के अंदर क्या कहा था, केवल स्लाइडिंग होनी है ना, इस पूरी कहानी में केवल क्या होना था, स्लाइडिंग होनी थी। ठीक, अब अगर स्लाइडिंग होनी है तो आपके पास एक कौन है, थिक फिलामेंट, और एक कौन है, थिन फिलामेंट। ठीक, जब अगर एक थिक और एक थिन फिलामेंट है तो बताओ थिक वाला थिन को खींचे और थिन वाला थिक को खींचे तो अपनी जगह पे स्टेशनरी कौन रहेगा, थिक के थिन, कौन स्टेशनरी रह जाएगा, थिक, और मूव कौन करेगा, थिन। बात समझ में आई। मान लो एक लड़का है जिसका वजन 70 किलो, दूसरे का वजन 40 किलो, दोनों ने एक दूसरे को खींचा तो अपनी जगह फिक्स कौन रहेगा, थिक, खिसकेगा कौन, थिन। यानी कि यहां पर मैं क्या कहूं कि थिक फिलामेंट स्लाइड करता है थिन फिलामेंट पर, या थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट पर, थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट पर। तो हमने कहा कि जो थिन फिलामेंट है स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट बेटा स्लाइड कर रहा है, किसके ऊपर स्लाइड किया, थिक फिलामेंट के ऊपर। जब ये मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा तो अब इसके दौरान मुझे बताओ लेंथ ऑफ सार्कोमियर घटेगा या नहीं,
सोच के बताना। जब ये पूरा कॉन्ट्रेक्शन होगा तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर कम होगा कि नहीं? समझ में आया? दोनों तरफ से जेड लाइन कहां जाएगी? अंदर। दो जेड लाइन के बीच का स्पेस क्या था? सार्कोमियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हुआ? डिक्रीज। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेंथ ऑफ आई बैंड, तो बताओ लेंथ ऑफ आई बैंड घटा या बढ़ा या सेम रहा? लेंथ ऑफ आई बैंड, सोच के बताना। यहां पर जो जेड लाइन है वो कहां रही है? अंदर। आई बैंड कहां था? ये जेड लाइन के दोनों तरफ का स्पेस। जब इधर वाले को अपन ने कहा था हाफ आई बैंड, जब ये अंदर आएगा तो हाफ आई बैंड कम नहीं हो रहा होगा? जब अगर हाफ आई बैंड कम होगा मतलब कि आई बैंड की लंबाई घटी। ध्यान रखना, आई बैंड किसी फिलामेंट की लंबाई नहीं थी। आई बैंड केवल वो जगह थी जहां पे थिक फिलामेंट नहीं पाया जाता। तो हमने कहा कि लेंथ ऑफ आई बैंड क्या होगा? घटेगा। अब मुझे ऐसे ही बताओ, लेंथ ऑफ ए बैंड घटेगा बढ़ेगा या सेम? सेम रहेगा ना, क्योंकि ए बैंड किसकी लंबाई है? थिक फिलामेंट की। और हमने कहा किसी भी फिलामेंट की लंबाई कम नहीं होती। तो ए बैंड की लंबाई क्या रह जाएगी? सेम। फिर आप देखिए लेंथ ऑफ एच जोन, बताओ घटेगा या बढ़ेगा? एच जोन क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। तो लेंथ ऑफ एच जोन यहां पर क्या हुआ? कम हो गया। और आप देखिए जब ये अंदर की तरफ आएंगे तो मैंने यहां पे आपको बताया था जोन ऑफ ओवरलैप होता है। ये जोन ऑफ ओवरलैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जोन ऑफ ओवरलैप क्या होगा? बढ़ेगा। तो अपने को ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या होता है? घटता है। आई बैंड की लंबाई कम, ए बैंड सेम, एच जोन की लंबाई कम हो जाएगी। यानी कैसे याद रखें? तो ध्यान रखना, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान फिलामेंट की लंबाई और ए बैंड की लंबाई सेम रहती है, बाकी सब घट जाता है। याद कितना रखना है? मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान किसकी लंबाई? फिलामेंट की। और ए बैंड की लंबाई सेम रहेगी, बाकी सब क्या हो जाएगा? कम। तो कॉपी पे से ऊपर लिख दो, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान फिलामेंट और ए बैंड की लंबाई, फिलामेंट और ए बैंड की लंबाई सेम रहती है, सेम रहती है, कॉमा, बाकी सब घट जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में स्पेशली मायोसिन हेड के अंदर जो कुछ होता है, या आप घर जाके आज कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, नहीं तय बात है तुम इसे भूलोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत करोगे करोगे। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उतने क्वेश्चन वहां से नहीं आते जितने क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वो तो उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कि काम करती कैसे है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, किसकी लंबाई घटी, किसकी बड़ी, कौन सेम रह गया। अब बताओ मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्टिव प्रोसेस हुई कि पैसिव? एक्टिव क्यों? क्योंकि एटीपी बाइंड करता है या एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है? हाइड्रोलाइसिस। यानी कि जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन के बाइंड करने के लिए और स्लाइडिंग या रोटेशन के लिए आपको एटीपी हाइड्रोलाइसिस की जरूरत होती है। ये वाला लिखा। चलिए देखें, अब जरा एक चीज अपन लास्ट और देख लेते हैं, मसल रिलैक्सेशन। तो अपॉन स्टॉपेज ऑफ मोटर सिग्नल फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, तो जो मोटर न्यूरॉन था उससे बेटा सिग्नल कौन सा आ रहा था? मोटर सिग्नल आ रहा था ना। अब जो सार्कोलेमा है, दिस सार्कोलेमा विल अंडरगो
रीपोलराइजेशन। तो अब सार्कोलेमा में क्या हुआ? रीपोलराइजेशन हुआ। इस रीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम चैनल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अब स्टॉप हो जाएंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो स्टॉप हो गए, और एट द सेम टाइम कैल्शियम पंप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक्टिवेट होते हैं, एंड नाउ पंप बैक कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन को कहां से कहां पंप किया जाना है? तो फ्रॉम सार्कोप्लाज्म टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप यहां ध्यान दें तो हमने कहा कि अब यहां जो काम कर रहा है वो कौन है? कैल्शियम पंप है ना। अगर कैल्शियम पंप है मतलब कि एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव हुआ ना। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन है, इस रिलैक्सेशन को भी अपन क्या कहेंगे? एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव? तो इसको अपन कहेंगे कि ये भी कैसी प्रोसेस होती है बेटा? एक्टिव। अब ध्यान दें, जब हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, तब मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी कहती है कि जो इनहेलेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है। वो सिंपली इसलिए कह दिया गया है क्योंकि इनहेलेशन के अंदर मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, जबकि एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन होता है। पर अगर हम वास्तव में मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन को देखें तो अपने को समझ में आता है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन भी एक्टिव प्रोसेस होती है और मसल्स का रिलैक्सेशन भी पैसिव प्रोसेस है। अब इधर क्या हुआ? जैसे ही कैल्शियम को वापस से पंप बैक किया गया, तो अब क्या होगा कि ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल्स इन सार्कोप्लाज्म, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन यहां पे क्या होगा कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज मास्क्ड, अब ये कवर हो गई, एंड नो मोर मसल कॉन्ट्रेक्शन। और अब ये मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन रुक जाता है। किसकी वजह से रुक जाता है? क्योंकि यहां पर जो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल है वो अब पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया? कम। यानी कि कैल्शियम का अभी तक हमने जो रोल देखा, एक तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर अपन ने देखा कि वहां कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा अगर हम देखें तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमने बात की थी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में, तो वहां भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल था, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ था। तो कैल्शियम कई सारे इंपॉर्टेंट काम अपनी बॉडी के अंदर कर रहा होता है। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के अंदर कुछ नहीं याद रखना, सिंपली इतना याद रखना कि मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आना बंद। इंपल्स आना बंद होने की वजह से अब क्या हुआ कि सार्कोलेमा का हो गया रीपोलराइजेशन। सार्कोलेमा के रीपोल में जाते ही अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो हो गए बंद। अब चालू क्या हो जाएगा? कैल्शियम पंप चालू हो जाते हैं। तो अब यहां पर बेटा जो एक्टिवेट होगा वो कौन है? कैल्शियम पंप यहां एक्टिवेट हो गए। और ये कैल्शियम पंप अब क्या करेंगे? सार्कोप्लाज्म से पूरे कैल्शियम को ला करके कहां पहुंचा देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। यहां कैल्शियम लेवल घटा, और कैल्शियम लेवल के घटते ही अब फर्दर जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम के हटते ही यहां से जो ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम ने बाइंड किया था वो सेपरेट होगा। ट्रोपोनिन सी की स्ट्रक्चर नॉर्मल, रिजल्टेंट ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई की स्ट्रक्चर भी नॉर्मल हो जाएगी। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी के स्ट्रक्चर नॉर्मल होने पर अब क्या होगा कि ट्रोपोमाइसिन वापस से अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, और एक्टिन की एक्टिव साइट अब यहां पर क्या हो गया? मास्क हो गई, और अब फर्दर मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता। तो एक बार इतना लिखो, फिर पढ़ते हैं अपन एनसीईआरटी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एटीपी के काम क्या क्या होते हैं, तो बताओ मुझे। पहला काम, एटीपी का पहला काम क्या होता है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से ही एक्टिन और मायोसिन बाइंड करते हैं, यानी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एटीपी का काम।
स्लाइडिंग या रोटेशन एटीपी का काम, और मसल रिलैक्सेशन के दौरान कैल्शियम को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंचाना, वो भी कौन करेगा? एटीपी। क्योंकि यहां पर भी आपका काम कौन आता है? तो अपन ने कहा कि पंप है ना, तो पंप तो हमेशा एक्टिव होते हैं। तो एटीपी कितनी जगह लगती है? 3 जगह। पहला अपन ने कहा कि एक्टिन और मायोसिन के बाइंडिंग में, यानी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, दूसरा स्लाइडिंग या रोटेशन में, और तीसरा एटीपी खर्च होती है कैल्शियम को यहां से वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंचाने में। यही काम करते हैं, आज अपन यहां तक रखते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन में एनसीईआरटी ने लिखा है वो आप एक बार पढ़ेंगे घर पे। उसमें लास्ट में कुछ पार्ट होगा रेड और व्हाइट मसल फाइबर वाला, वो भी छोड़ देना, वो अपन कल बात करेंगे। और वहां तक का पढ़ेंगे, साथ में इसमें एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम भी अपन साथ में देखेंगे ध्यान से। फिर अपने को जहां जहां दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर कल अपन एक बार एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहां पे क्या क्या दिया है। तो आज के लिए रखते हैं अपन इतना। तो अब इसको बंद किया जाए, क्या भी लिख रहे हो? डन।